वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 33। आज खबर आई है कि जॉनी गायब हो गई है। नोआ और कोल उसे ढूंढने में लगे हैं। पुलिस तो जॉनी को गुमशुदा घोषित कर चुकी है, पर हुआ क्या है ये जानने के लिए हमें 6 हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। कहानी के पहले हिस्से में नोआ की कहानी बयां होगी। नोआ अब बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। वो अब इस काम को बड़े खुशी के साथ करता है। पहले उसके बड़े सपने थे, बड़ा राइटर बनना चाहता था, इसलिए ये काम उसे छोटा लगता था। पर जब राइटर बनकर नाम, शोहरत, पैसा ये सब कमा लिया और तब भी सुकून नहीं मिला, तो ऐसे में वो टीचिंग करके ही अपने खर्चे निकाल लेता है और शांति ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पर उसके पास के कर्मा उसका पीछा नहीं छोड़ते। आज ट्रेवर की परफॉर्मेंस है एक जगह। नोआ यहाँ से पढ़ाने के बाद गया तो, पर उसे गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली। उसने कोशिशें बहुत की पर कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा वो बाहर ही इंतज़ार करता रहा। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद ट्रेवर हेलन और विक के साथ बाहर निकला। यहाँ पता लगा कि नोआ को एंट्री मिलती कैसे। ट्रेवर के पेरेंट्स के तौर पर विक और हेलन का नाम लिखा है, ऐसे में वो अंदर नहीं जा पाया। हेलन को फ़ोन लगाया पर वो अवेलेबल ही नहीं थी। नोआ ने इन सब से कहा, मैं सिर्फ बच्चों को बताना चाहता था कि मैं उनके साथ हूँ। इसके बाद वो जाने लगा। अब भला उसका यहाँ क्या काम? उसकी शायद ही किसी को यहाँ ज़रूरत हो। पर जब वो जाने को था तभी विक ने थोड़ी दरियादिली दिखाई और उसे इन सब के साथ सामने के रेस्टोरेंट में डिनर पर इनवाइट किया। डिनर के टेबल पर नोआ अपने बच्चों से बात करते हुए उनके करीब जाने की कोशिश कर रहा है, पर उसे यह महसूस हो रहा है कि वो उनसे बहुत दूर जा चुका है। उनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स सब बदल गई हैं और नोआ को इसकी खबर भी नहीं। वो उनसे केमिस्ट्री डेवलप करने की कोशिश कर रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ विक नोआ से भी ज़्यादा इन बच्चों को जान चुका है। बातों बातों में पता चला कि ट्रेवर का झुकाव लड़कियों की तरफ नहीं बल्कि लड़कों की तरफ है। नोआ को कुछ समझ नहीं आया। वो हेलन को अकेले में ले गया और पूछा, ये सब क्या चल रहा है? हेलन ने कहा, ट्रेवर गे है। नोआ ने कहा, वो सिर्फ 14 साल का है, तुम इतनी जल्दी उसके बारे में ओपिनियन नहीं बना सकती। हेलन को नोआ की बात से इत्तेफाक नहीं। नोआ ने तो हेलन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उसे उसके बच्चों से दूर कर रही है। हेलन ने उसे कुछ नहीं कहा और उसकी पूरी बात सुने बिना ही चली गई। अब इस डिनर टेबल पर उसका क्या काम? वो चला आया अपने निवास स्थान पर। नोआ की ज़िंदगी वीरान हो चुकी है। बात करने के लिए कोई है ही नहीं। बच्चे अब उससे दूर जा रहे हैं। उसने सोचा एक बार एलिसन को फ़ोन लगाया जाए, पर वो अवेलेबल नहीं थी। उसने सिर्फ वॉइस मेल पर मैसेज छोड़ा। इसके बाद उसने मैक्स को फ़ोन किया, वो भी अवेलेबल नहीं है। उसने वॉइस मेल पर मैसेज छोड़ा, मैक्स, विश्वास करो या ना करो, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, किसी ज़रूरत के लिए फ़ोन नहीं किया। अब उसका वक्त गुजर नहीं रहा। उसने कुछ नोट्स पढ़ने शुरू किए हैं। दरअसल ये नोट्स उसके एक स्टूडेंट एंटोन के लिखे निबंध हैं। ये उसे पसंद आए हैं। अगले दिन क्लास में उसे अकेले में बुलाकर उसने कहा, ये नोट्स तुम्हारी नहीं हो सकते। तुम तो क्लास में सर झुकाए बैठे रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि क्लास में हो क्या रहा है। तुमने ज़रूर नकल की है। एंटोन ने उस निबंध से जुड़ी सारी बातें जब नोआ के सामने रखीं, तब नोआ स्तब्ध रह गया। नोआ ने अपने शक करने के लिए माफ़ी भी मांगी। इसके ज़रिए वो एंटोन से दोस्ती करना चाहता है, पर एंटोन ने उससे कहा, भाड़ में जाओ। ऐसा कहकर वो चला गया। इस तरह नोआ की किसी से भी दोस्ती करने की कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसमें हेलन की कहानी बयां होगी। उसकी कई विनतियों के बाद विक ने उसे माफ़ कर दिया है। इस तरह उसने अपनी दुनिया में विक के साथ इस घर को बसाया है। अब इसी में उसका वक्त कट जाता है, बच्चों की देखभाल और विक का प्यार। आज सुबह उसकी ट्रेवर से उसकी लैंगिकता के बारे में बात हुई। ट्रेवर का झुकाव लड़कों की तरफ है। ये बात उसे कुछ तो असहज महसूस हुई है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। विक जब चला गया तो उसने अपने किचन में चीज़ों को हिलते हुए देखा। उसे भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। थोड़ी देर में ये गायब हो गए, पर ये सिर्फ उसे ही महसूस हुए हैं, किसी को नहीं। वो जानना चाहती है कि मेंटली उसे कोई बात परेशान तो नहीं कर रही। इस क्रम में वो पहुंची है डॉक्टर एजरा कैप्लिन के पास। उसने डॉक्टर से कहा, मैंने पास में बहुत कुछ देखा, पर अब मैं सबसे आगे निकल चुकी हूँ। एक वक्त था जब पति ने छोड़ा, बड़ी बेटी अपने से दोगुनी उम्र के शख्स के साथ रहने पेरिस चली गई, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया। ट्रेवर अब गे है, पर ठीक है, मैं इन सब में भी खुश हूँ। मेरे पास वास्तव में अब चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। विक के पास अच्छी नौकरी है। मेरे पेरेंट्स 3000 माइल की दूरी पर रहते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पर फिर भी मैं कभी कभी कुछ परेशान क्यों महसूस करती हूँ।
और आजकल तो मुझे भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं जो कि वास्तव में है नहीं। डॉक्टर ने कहा, तुम कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। हेलन को यह सब सुन के अच्छा नहीं लगा। ये तो उसकी माँ मार्गारेट के शब्द हैं। उसने डॉक्टर से कहा, तुम बाहर में जाओ। जब वो घर आई तो विक की माँ घर आई हुई थी। विक का पूरा नाम विक्रम उल्लाह है, जबकि उसकी माँ प्रिया उल्लाह आज उसके घर आई हैं। एक सास के तौर पर उन्होंने हेलन पर ताना मारा, तुम्हें एक पति को खुश रखना नहीं आता, देखो वो कितना दुबला हो गया है। हेलन ने कहा, शायद आपको पता नहीं है, वो फिटनेस कॉन्शियस है। प्रिया ने कहा, कोई भी आदमी वास्तव में खुश नहीं होता जब तक उसके अपने बच्चे नहीं होते। हेलन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अकेले में जाकर बैठ गई। अकेले में उसे चीज़ें फिर से हिलती हुई दिख रही हैं। थोड़ी देर में उसकी पड़ोसी सेरा आ गई उससे मिलने। सेरा उसके स्किन को खूबसूरत बनाने के टिप्स दिए जा रही है, पर हेलन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो अपने बच्चों और विक के साथ उस रेस्टोरेंट गई जहाँ बाद में इन्हें नोआ ने ज्वाइन किया। यहाँ भी नोआ आने को है, पर पहले ही ट्रेवर ने कहा, मुझे ब्रुकलिन पसंद है, मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। विक और हेलन दोनों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसके बाद नोआ यहाँ आ गया। नोआ को अकेले में ले जाकर हेलन ने उसे कहा, अब तुम ओवर रिएक्ट मत करना। ट्रेवर ने हमें बताया कि वो गे है। मैं उसे ऐसा माहौल देना चाहती हूँ कि वो हमें ये बात बता सके। तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना। नोआ ने वो सारी बातें कही जो पिछले हिस्से में हमने देखी थी, पर यहाँ हेलन से उसकी लड़ाई भी हुई। बातों बातों में हेलन के मुंह से निकल गया कि ट्रेवर का समलैंगिक होने में नोआ की जिम्मेदारी है। नोआ उस पर गुस्सा हुआ। उसने कहा, इसमें मेरी गलती कैसे है? हेलन ने ऐसे रे किया जैसे उसे कुछ अचानक से समझ आया हो। उसने कहा, ओह, वो तुम हो, वो भूकंप तुम हो जो मैं रोज़ महसूस करती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं कभी चैन से नहीं रह सकती, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं अगली आपदा का इंतज़ार करती हूँ। नोआ ने कहा, तुम्हें नहीं लगता मेरे बच्चों से दूर करके तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो? हेलन ने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। सालों पहले तुमने मेरा घर तोड़ दिया और अब आखिरकार एक नई जगह पर एक नई ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में सिर्फ एक ही परेशानी है और वो ये है कि वो तुम हो। अभी तक तुम इसमें हो। नोआ के चेहरे के भाव बदल गए हैं। उसने कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपने बच्चों से ना मिलूं? हेलन ने कहा, तुम हम सब से दूरी बना कर रखो। नोआ ने थोड़ी खामोशी के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही। इसके बाद नोआ उसे छोड़कर चला गया है। हेलन अब घर पहुंचकर शांति महसूस कर रही है। उसे पूरा यकीन है कि नोआ उसे कभी नहीं मिलेगा। उसे अब उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, यानी अब सब ठीक है। अब वो विक के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान कर रही है इस वीकेंड पर। जब वो अपने कमरे से विक के पास गई तो उसने देखा कि विक ज़मीन पर गिरा पड़ा है। उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। ये कहानी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इसके बचे हुए पार्ट्स हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करके एक नई कहानी की तरफ बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।